दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जब दिनकर ने मशहूर पंक्तियां लिखी तो उनका आशय ये था, हर उस अत्याचार और अनाचार से लिप्त हो चुकी सत्ता के खिलाफ जो जनता की मांगों को, जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करती है और जनहित के मुद्दों को लगातार दबाने का प्रयास करती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है नेपाल में, जहां की सरकार में जिसके प्रधानमंत्री ओपी शर्मा ओली जी हैं, नेपाल की मौजूदा सरकार में भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और ऐसे में युवाओं के लिए ट्रिगरिंग पॉइंट वो रहा जब ओपी शर्मा जी की सरकार ने कुल 26 सोशल मीडिया एप्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर समेत इन सभी एप्स को बैन कर दिया। केवल टिकटॉक ही वहां पर बैन नहीं हुआ, बाकी सारे एप्स बैन हो गए। सरकार का ये कहना था कि ये सारे एप्स ऐसे हैं जिनका ऑफिस नेपाल में नहीं है और जब भी इन पर कोई देश विरोधी चीज की पोस्ट किया जाता है तो हम कहाँ शिकायत करें, क्योंकि नेपाल में ऐसे बड़े ऐप्स का कोई ऑफिस ही नहीं है, इसलिए हमने इनको बैन कर दिया। और यहीं से नेपाल में शुरू हुआ वो छात्रों का आंदोलन, जिसको जेनजी का छात्र संग्राम कहा जा रहा है, जिसमें सब युवा सड़कों पर उतरे। उन्होंने नेपाल की संसद पर कब्जा किया, प्रधानमंत्री आवास में घुसने का प्रयास किया और काठमांडू की सड़कों पर भयंकर बवाल मचा। अब ये प्रोटेस्ट काठमांडू से निकल करके भुटवल जैसे तमाम शहरों में फैल चुका है। इसको रोकने के लिए सरकार को सेना को बुलाना पड़ा और सेना की गोलीबारी में 14 से अधिक छात्रों की जान भी चली गई है। इसके बाद ये प्रोटेस्ट इतना भयावह हो चुका कि आनंद फानंद में सरकार को मीटिंग बुलानी पड़ी और गृह मंत्री रमेश लेखक ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है इस पूरे प्रोटेस्ट की जिम्मेदारी लेते हुए। पर देखने वाली बात यह होगी कि छात्रों का आंदोलन आखिर कहाँ जाके रुकता है, क्योंकि अब बात चल निकली है कि छात्र मौजूदा प्रधानमंत्री को हटाना चाहते हैं, इस सरकार को हटाना चाहते हैं। ये एक वानगी मात्र है कि जब भी कोई सरकार सत्ता के अहंकार में, भ्रष्टाचार के मद में डूबती है, जनता सड़कों पर आकर के अपने लिए खुद न्याय मांगती है। लेकिन ये जो पूरा नेपाल में बवाल हुआ, ये केवल खबर का एक पहलू है। दूसरा पहलू अति महत्वपूर्ण है, जो बहुत गंभीर भी है। असल पिछले 4-5 वर्षों से देखा जा रहा है कि भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, उनमें तथाकथित रूप से एक सुनियोजित साजिश के तहत पहले छात्रों के नाम पर किसी ऐसे आंदोलन को उकसाया जाता है या भड़काया जाता है जिसका कोई नेता नहीं होता। मतलब ये स्वतंत्र आंदोलन होते हैं और उसके बाद ये जिस मुहिम को लेकर चालू हुए होते हैं वो अपने मुद्दे से पूर्णतया भटक करके केवल वहां की सरकार के खिलाफ बन जाते हैं और अंत में वहां की मौजूदा सरकार को हटा दिया जाता है। आप याद करिए 2022 में ऐसा ही कुछ श्रीलंका में हुआ था, जहां पर वहां के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के खिलाफ भी ऐसी ही गंभीर आंदोलन हुआ था, जो महंगाई से प्रेरित था, जिसमें उपद्रवी महिंदा राजपक्षे के राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, तोड़फोड़ की थी और अंत में राजपक्षे जी को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा था। और इसके बाद क्या हुआ, वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ। और ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में हुआ था 2024 में, जहां पर छात्र आंदोलन के नाम पे कुछ उपद्रवी मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर में घुसे, तोड़फोड़ की, सामान तक चोरी कर ले गए। पूरा ढाका से लेके बांग्लादेश तक बंद रहा। तमाम वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ मारपीट हुई, तोड़फोड़ की गई, मंदिरों को तोड़ा गया और अंत में क्या हुआ, सत्ता का परिवर्तन। अब वही पैटर्न अपनाया जा रहा है नेपाल में, जहां पर छात्र आंदोलन के नाम पे एक ऐसा आंदोलन फूटा है जिसका कोई नेतृत्व करता नहीं है, कोई नेता नहीं है और ये आंदोलन भी अब सरकार को बदलने की ओर बढ़ चला है। ये वेस्ट की एक उनके इकोसिस्टम की ऐसी साजिश है कि भारत के आसपास के सभी देश, चाहे वो अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो और अब नेपाल हो, भारत के सभी पड़ोसियों को एक तरीके से अस्थिर करने की गंभीर साजिश है। हालांकि भारत ने नेपाल के ऐसे हालत को देखते हुए नेपाल से लगने वाले अपने सभी बॉर्डर्स एरिया पर चौकसी बढ़ा दी है, तैनाती बढ़ा दी है। हर आने जाने वाले की जांच की जा रही है, जिससे नेपाल में उपजाए आक्रोश भारत को हानिकारक न हो जाए। लेकिन ये वेस्ट की साजिश को समझना होगा कि किस तरीके से अमेरिका और वेस्ट भारत के पड़ोसियों को अपदस्थ करने की, स्थिर करने की एक गंदी राजनीति कर रहे हैं। वैसे इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपके विचार, हमें कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सत्यपथ को। धन्यवाद।